हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। दोस्तों जो डेरिवेशन हम लोग देख रहे हैं वह देख रहे हैं चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के। पिछली वाली वीडियो में दोस्तों 3 महत्वपूर्ण डेरिवेशन हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि तीनों महत्वपूर्ण डेरिवेशन आप लोग देख चुके होंगे। और आज की क्लास में इसी चैप्टर के कुछ खास और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को लेकर आए हुए हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आज की क्लास का ये है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। एम्पियर का दोस्तों जो परिपथी नियम है उसको लिखना है। एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। इससे पिछले वाली क्लास में दोस्तों कि बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के कोई तार है, उस तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना था। ओ वाला डेरिवेशन इसके आगे कम इम्पॉर्टेंट है। ये वाला डेरिवेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको इस वाले डेरिवेशन को तो हर हाल में तैयार रखना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है उसको याद करते हैं। दोस्तों एम्पियर का परिपथी नियम को याद रखने के लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को याद करो और उसी फार्मूले को वर्ड में केवल लिख दो। उस फार्मूले को वर्ड में लिख दो, अपने आप दोस्तों आपको याद हो जाएगा। तो देखो क्या है फार्मूला, वो दोस्तों ये फार्मूला है। इसको पढ़ते अभी इंटीग्रल, क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रल समाकलन, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल, बंद समाकलन। क्लोज्ड इंटीग्रल पढ़ेंगे इसको, वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये है। अब दोस्तों इसी को वर्ड में शब्द में बोल दो, यही क्या बन जाएगा, एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर सर्कुटल लॉ हो जाएगा। क्या है शब्दों में बोलोगे, बंद सीमा की, ये क्या बोलोगे इसको, बंद सीमा की बंद सीमा की चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। ठीक, किसी बंद परिपथ की या देखो बंद समाकलन बोलो या बंद परिपथ की बोलो, बंद परिपथ की चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। देखो कैसे मैं सेंटेंस सेट कर रहा हूं दोस्तों, ऐसे आप जब देख करके ना सेंटेंस सेट करोगे ना वो भूलेगा नहीं, वरना ये डिफिनीशन भूल जाती है। तो डिफिनीशन को अगर टिकाऊ बनाना है तो इस सेंटेंस से, इस जो फार्मूला है इस फार्मूले से वर्ड आपको बोलना पड़ेगा। बंद परिपथ की चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। बंद परिपथ की चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर का परिपथी नियम। क्या बोलते हैं, एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के, कौन सी लंबाई के, अनंत लंबाई के। दोस्तों ये देखो, ये है अनंत लंबाई का कोई तार, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। और दोस्तों आपको पता है ये चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र कितना आता है, वह आता है B = म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान x। जब हमने x माना था उस वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ पे क्या माना गया, r दूरी पर, तो r लेना है, यहाँ क्या बोल दोगे r, यही निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, यही आपको दोस्तों, ये पहले निकाला गया है बायो-सेवर्ट के नियम पर निकाला गया है, लेकिन इस बार हम लोग निकालेंगे एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके, ठीक है ना। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इसके लिए हम लोग लगाएंगे एम्पियर का परिपथी नियम, और एम्पियर का परिपथी नियम लगाने के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। बंद परिपथ की
चुंबकीय क्षेत्र का या बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो बंद परिपथ होना चाहिए और बंद परिपथ के चारों तरफ हम लोग क्या बना देते हैं, एक कोई सर्कल बना देते हैं, कोई सर्कल बना देते हैं, कोई वृत्त बना देते हैं। अब ये बंद परिपथ हो गया। अब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ पे छोटी सी लंबाई हमने क्या ले लिया, dl। अगर दोस्तों इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तो धारा यहाँ पे जाएगा, वह धारा ऐसे जाएगा, धारा जा रहा है तो धारा की दिशा में लंबाई है। अच्छा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए क्या लगाएंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 ये कहता है अंगूठे को कर लो धारा की दिशा में, अंगूठे को हमने कर लिया धारा की दिशा में, फैली हुई उंगलियां वहां होना चाहिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, फैली हुई उंगलियां वहां पे जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग दोस्तों ये जो कर्ल करेंगे अंदर की तरफ कर्ल करेंगे, किधर करेंगे, अंदर की तरफ कर्ल करेंगे। तो एल है अंदर की तरफ, जो बी होगा वह भी किधर जाएगा, अंदर की तरफ। यानी पी बिंदु पर जो लंबाई की दिशा है वह है ऐसे, लंबाई दिशा अंदर की ओर, बी किधर आया, अंदर की ओर। बी कैसे अंदर की ओर आया, इसके लिए हमने क्या किया, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाया। और नियम नंबर 1 ये है कि धारा की दिशा में कर लेना है अंगूठा, फैली हुई उंगलियां वहां होना चाहिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कर्ल किधर करेंगे, अंदर की ओर, अंदर की ओर। यानी बी और डीएल दोनों एक ही दिशा में हो गए। अब दोस्तों एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, एम्पियर का परिपथी नियम ये है वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आपने देखा कि बी और डी एल दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों अंदर की ओर है, एक ही डायरेक्शन में। इसका मतलब बी और डी एल के बीच जो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल यानी बी डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी बाहर हो जाएगा, बचेगा क्लोज इंटीग्रल डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी और डी एल का समाकलन एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी एल, एल बोले दोस्तों पूरे वृत्त की लंबाई, और वृत्त की लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। ये दोस्तों फॉर्मूला निकल के आया जो मैंने बोला अपने को ये निकालना है। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। बताओ दोस्तों ये कितना प्यारा सा डेरिवेशन है, कितने कम लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में है दोस्तों, लेकिन कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन है। इसको दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर डालो। ठीक है, इसको आप क्या करो, बढ़िया तरीके से तैयार कर डालो, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये चीज़ तैयार हो गया ना कि एम्पियर का परिपथी नियम, क्या बोलोगे, बंद परिपथ की भैया बंद परिपथ की चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। एम्पियर का परिपथी नियम कैसे लगाया गया, बातें सब कुछ क्लियर है, ठीक ना। तो ये रहा एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग पर आपके एग्जाम में आया हुआ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब अगला डेरिवेशन दोस्तों मैं लेता हूँ, पहले मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको बढ़िया तरीके से नोट कर डालो। कोई वर्ड आपको बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, वर्ड तो है ही नहीं है भैया, वर्ड आपको दोस्तों इसमें फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये प्यारा सा क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा हुआ है, और आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्या ये क्वेश्चन, है क्या ये डेरिवेशन का क्वेश्चन कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। अरे भैया तो याद हो गया ना एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर के परिपथी नियम को याद रखने के लिए वही फार्मूला हमने क्या बताया अभी कि क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बंद परिपथ की ऐसे बोल सकते हैं ना, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश,
बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू गुना होता है। बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, इसको देखो दोस्तों, आपको लगेगा कि बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ऐसे लाइन समझो, लाइन जो होता है सीमा होता है, लाइन क्या होता है, सीमा होता है। बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू गुना होता है, ऐसे याद कर लो। ठीक, इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका, परिनालिका क्या होता है, परिनालिका दोस्तों होता है कि कोई चीनी मिट्टी का बर्तन हो, क्या हो, चीनी मिट्टी का बर्तन। जैसे मान चलो कि ये बेलनाकार कोई चीनी मिट्टी का बर्तन, जैसे ये बेलनाकार चीनी मिट्टी का बर्तन है, इसके ऊपर तार के जो फेरे हैं, एक मतलब बहुत सारे फेरे सटा करके लपेट दिए जाए, तो ये जो व्यवस्था बनेगा, इसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे, परिनालिका बोलेंगे। जब किसी बेलनाकार चीनी मिट्टी के बर्तन पर विद्युत रोधी तार के बहुत सारे फेरे लपेटकर जो संरचना बनाई जाती है, उसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। दोस्तों परिनालिका के अक्ष पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना है। ये वर्ड दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र वर्ड आया है। चुंबकीय क्षेत्र वर्ड जब भी आया करे, इसका यूनिट दोस्तों आपको याद होना चाहिए। मैंने 4 यूनिट बताया है, क्या क्या बताया है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। साथ साथ मैंने ये भी बताया कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। ठीक ना, इतनी बातें दोस्तों हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई है, एम्पियर का परिपथी नियम याद हो गया, परिनालिका समझ में आ गया कि चीनी मिट्टी का बेलनाकार बर्तन है, इसके ऊपर तार के बहुत सारे फेरे लपेट करके जो संरचना बनाई जाती है, उसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। और परिनालिका के भीतर उसके अक्ष पर अपने क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना है। चुंबकीय क्षेत्र का 4 मात्रक, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये तो बेसिक कहानी रही, बेसिक कहानी, और बेसिक कहानी एकदम पसंद आई होगी, इतना मुझे उम्मीद है। अब दोस्तों आते हैं, हम लोग कोई परिनालिका बनाते हैं और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसकी अक्ष पर निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको करते भाई। तो इसको करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जब देखोगे ना, तो आपको कहो, अगर आप पहले से किए हो भाई आप समझ जाओगे, नहीं किया दोस्तों मैं बहुत आराम से बताने वाला हूँ। देखो क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग ना, अभी यहाँ पे जो ये क्रॉस साइन है, ये जो क्रॉस साइन है, अभी तक क्रॉस और डॉट साइन अभी तो मैंने, हालांकि अभी आज वाली जो रिवीजन क्लास का डेरिवेशन है उसमें तो मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये समझो क्रॉस साइन और डॉट साइन थोड़ा मैं बना लूँ तब बताऊँ आपको। डॉट और क्रॉस साइन ये है क्या आपका, ये पूरा बन जा भाई, तब मैं बताऊँ आपको। ये देखो दोस्तों अभी जो मैंने यहाँ पे किया ना, ये चीनी मिट्टी का क्या है, चीनी मिट्टी का कोई बर्तन है और बेलनाकार बर्तन है, इसके ऊपर तार के जो फेरे लपेटे गए हैं, ये तार के फेरे। तो जो तार के फेरे लपेटे गए दोस्तों, ये तार के फेरे कैसे लपेटे गए हैं, मान चलो कि इसमें पहले से मान चलो कि ये है, अब इसमें जो तार का लपेट रहा हूँ, पहले मान लो जैसे ऐसे, फिर ऐसे से लपेट रहा हूँ, मतलब अंदर से बाहर ले जा रहा हूँ, अंदर से बाहर लेकर आ रहा हूँ, ऐसे तार के फेरे लपेट रहा हूँ ना, तो ऐसे अंदर से बाहर की ओर। तो ये दोस्तों क्रॉस साइन जो है, ये क्या दिखा रहा है, धारा की दिशा दिखा रहा है अंदर, और ये डॉट साइन क्या दिखा रहा है, धारा की दिशा बाहर। ठीक ना, मतलब तार अंदर से बाहर को लपेटा गया है, इसीलिए चुंबकीय जो तार अंदर से बाहर को लपेटा गया है, इसीलिए धारा की दिशा क्या हो गई, अंदर से बाहर की ओर हो गई है। ये धारा की दिशा है दोस्तों, ये धारा की दिशा है। अभी तक पिछले जितनी भी टॉपिक रही होंगी वहाँ पर ये डॉट और क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होता है, लेकिन परिनालिका के केस में जो तार लपेटा गया है, तो तार लपेटने से धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा की दिशा है। अगर तार अंदर से बाहर लपेटा गया है तो क्रॉस अंदर से बाहर, अगर बाहर से अंदर होता तो बाहर से अंदर होता, तो यहाँ बाहर से अंदर ऐसे होता। ठीक ना, चले, तो ये तार की लपेटने की मतलब तार लपेटा कैसे गया है, उसकी वजह से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है। अब दोस्तों यहाँ पे धारा अगर ऐसे है, मतलब ये तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा,
अभी जो हमने दाएं हाथ की हथेली का नियम बताया कि ये वाला किधर बताता है, धारा दिशा में। ये फैली हुई उंगलियां जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसको कर्ल करने की डायरेक्शन, अंगुलियों को मोड़ने की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अंगूठे को करना है धारा की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो अंगुलियों के मोड़ने की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो अपना है अंगुलियां आपकी बार दिखाएंगी धारा की दिशा, अंगुलियों के मोड़ने की दिशा आपको हो जाएगा धारा की दिशा, अंगूठा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब बताओ दोस्तों, अंगुलियां मोड़ेंगे कैसे, अंदर से बाहर को, देखो अंदर ऐसे है अंगुली, ऐसे है अंदर से बाहर, अंदर से देखो अंदर से बाहर लेकर आओ ऐसे, ठीक ना, ये अंदर से बाहर मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर हो जाएगा। और दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और बाहर थोड़ा सा अलग, देखो ये ऐसे ऐसे दोस्तों, ये रहा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये ऐसे कुछ रहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आई है, तो आपने देखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, तो ये ऐसे आई है, मतलब इधर हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, ये आपका क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर, इसके भीतर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके अक्ष पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, या सूत्र चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र को प्राप्त करने के लिए इसके अंदर एक दोस्तों हम लोग क्या बना लेते हैं, बंद एम्पियर पृष्ठ बना लेते हैं। जैसे भी होता है ना गॉसियन पृष्ठ, गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम्पियर सरफेस, एम्पियर सर्कुटल सरफेस बोल सकते हैं, एम्पियर परिपथी, एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ रहे हैं तो एम्पियर सरफेस या एम्पियर सर्कुटल सरफेस, तो यहाँ पे हमने बनाया और इसका जो हमने नाम रखा वह क्या रखा, A B C और D, ठीक ना। इसके अंदर यानी इस जो बेलनाकार जो परिनालिका है, परिनालिका के अंदर यानी उसके भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए हमने कोई आयताकार बंद परिपथ ले लिया, आयताकार बंद परिपथ ले लिया। आयताकार बंद परिपथ का नाम क्या रखा, ABCD, ठीक। अब दोस्तों ABCD में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह धारा तो इसमें ABCD में प्रवाहित हो ही रही है, ABCD में धारा प्रवाहित हो रही है। अब ABCD जो लंबाई है वह AB तो अंदर है और CD बाहर है, और इतना बाहर है कि परिनालिका के बहुत ज़्यादा बाहर है, तो परिनालिका के जब बहुत ज़्यादा बाहर होगी तो CD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जो BC है, BC की लंबाई ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो लंबाई चुंबकीय क्षेत्र इधर, लंबाई इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के बीच में जो कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनने से इसमें तो कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा इसकी वजह से, और इसमें भी 90 डिग्री बचाएगा केवल ये। देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ, जो हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम पढ़े हैं, एम्पियर का परिपथी नियम क्या पढ़े हैं कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I, हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने तो यही पढ़ा ना एम्पियर का परिपथी नियम। और यहाँ पर ये जो एम्पियर का परिपथी नियम है उसको मैं क्या लिखूंगा, 4 पार्ट में, A से B, B से C, C से D, D से A। तो मैं जिसको लिख रहा हूँ कि A से B वेक्टर B डॉट DL प्लस B से C, B से C वेक्टर B डॉट DL प्लस C से D, C से D वेक्टर B डॉट DL प्लस D से A वेक्टर B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। ये हमने क्या किया है, ये जो एम्पियर का परिपथी नियम था कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट DL, उसको हमने 4 पार्ट में किया है, 4 पार्ट में किया है, ठीक ना। एक पार्ट A से B, दूसरा पार्ट B से C, फिर C से D, फिर D से A। अब दोस्तों आप देख रहे हो कि A से B जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में, तो B और DL के बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। इसको मैं लिखूंगा A से B DL का 0 डिग्री, B DL cos 0 डिग्री प्लस इसमें B से C वाले में कितना हो जाएगा, B से C
बी डी एल कॉस 90 डिग्री प्लस सी से डी, सी से डी वैसे ही बाहर है और बाहर होने की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचा क्या, प्लस डी से ए, डी से ए बी डी एल कॉस 90 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई। दोस्तों ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बचा ये। तो जो बचेगा आपका क्या बचेगा कि ए से बी बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1, तो बी डी एल इक्वल टू ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बचा क्या, म्यू नॉट आई। दोस्तों बी को बाहर कर लो, बचा क्या, इंटीग्रेशन ए से बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। डी एल का इंटीग्रेशन एल, तो ए से बी की लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लो लंबाई है एल, चौड़ाई है बी, ए बी की लंबाई क्या है, एल है, तो बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, चलो यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे हुआ है, बस यही एक लाइन बार बार दिमाग में आ रहा है कि एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। बस वही परिभाषा है और उस परिभाषा को रटने से ज़्यादा बेटर है कि इसको हम लोग याद कर डालें। इसको याद किया तो यहाँ पे देख रहा है 4 पार्ट, 4 पार्ट में हमने यूज किया, चारों पार्ट में किसके किसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, बाकी बाहर वाला आपका 0 हो गया। बस सामने आपके है इतना डेरिवेशन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बात एक ये रखनी है कि जो यहाँ से ए बी है, उस ए बी के प्रति एकांक लंबाई में, यानी 1 मीटर लंबाई में तार के n फेरे हैं। 1 मीटर लंबाई में हमने क्या बोला कि 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं, तार के n फेरे हैं। तो कितनी लंबाई है, ये है l मीटर। अगर 1 मीटर में n फेरे हैं तो l लंबाई है, तो l लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे, l n हो जाएंगे। और एक फेरे में धारा I है, तो पूरे में जो धारा होगी इसको हम लोग बोलेंगे I नॉट। तो I नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी NLI हो जाएगी, मतलब NLI। तो NLI को हम लोग क्या बोलेंगे, I नॉट। तो मैं यहाँ पे म्यू नॉट I नॉट लिख दे रहा हूँ, I नॉट लिखे चल रहा हूँ, I नॉट। तो यहाँ पे I नॉट की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट, I नॉट की जगह पे NLI, L से कैंसिल, तो B इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट NI। तो फिर से इस बात को समझो, यहाँ से ये बात को, यदि तार के 1 मीटर लंबाई में n फेरे हैं, तार के 1 मीटर लंबाई में n फेरे हैं, तो l मीटर लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे, NL हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद I, उसमें जो धारा NL में, यानी 1 मीटर लंबाई में धारा कितनी है, I है, तो पूरी लंबाई में धारा कितनी हो जाएगी, I नॉट उसको बोला हमने, I नॉट में I का गुणा कर दो, मतलब NL जो NL आया है उसमें I का गुणा कर दो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, I नॉट इक्वल टू NLI। बस वही I नॉट हमने रख दिया। जहाँ पे दोस्तों हमने क्या बोला, इसको प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट कैपिटल N अपान L इंटू आई, म्यू नॉट कैपिटल N अपान L इंटू आई। इसका मतलब क्या हुआ, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये हुआ। तो ये दोस्तों डेरिवेशन, यानी ये फार्मूला आपको निकालने के लिए आता है आपके एग्जाम में। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है आपके जो क्वेश्चन कि 2019, 2016, 2015, यानी बौछार हुआ है भाई इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का दोस्तों बौछार हुआ और है कुछ नहीं, बस ये प्यारा सा फिगर बनाओ, इसको अलग अलग साइज से दिखाओ, अलग अलग पेन से दिखा दो, इसको फिगर बना दो बढ़िया से, बाकी डेरिवेशन कर दो, बताओ नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एकदम पूरा दोस्तों हलोर के नंबर मिलेगा। कुछ है इस डेरिवेशन में, एकदम कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास के दोस्तों 2 डेरिवेशन हो गए। एक डेरिवेशन मैं और लूँगा, प्यारा सा डेरिवेशन। ठीक है, एक डेरिवेशन और लेते हैं, और उसको पहले मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग उसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। ठीक है, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमने देखो लिखा हुआ है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इस वाले दोस्तों डेरिवेशन पे, ये डेरिवेशन ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इस पे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है। तो भैया मेरे अगर इसको बढ़िया तरीके से समझ जाओगे ना तो डेरिवेशन करने में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। जो ये फार्मूला देख रहे हो ना, F/L = μ0/2 पाई I1 I2 R, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दोस्तों बता रहा हूँ इतना ईजी न्यूमेरिकल आता है कि पूछिए मत। साथ ही साथ एक नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। मिला जुला करके ये जो चीज़ लिखा गया है ना बोर्ड पे ना, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो करना क्या है, इसके लिए आपको ऐसे दे दिया जाएगा और इसके लिए पूरा डेरिवेशन करना है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। और दोस्तों इसके बाद इस सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। यही क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग तरीके से कैसे पूछा गया मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखो आगे क्या पूछा हुआ है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए, ऐसे पूछा हुआ है। और इस क्वेश्चन को 2019, 2018, 2017, 2013 में पूछा गया है। सोचो दोस्तों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और देखो क्या पूछा हुआ है, L मीटर लंबाई के दो समांतर तारों जिनके मध्य की दूरी R मीटर है तथा जिनमें I1 और I2 एम्पियर की वैद्युत धाराएं प्रवाहित हैं के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर बल का सूत्र F/L = μ0/2 पाई I1 I2 R व्युत्पादित कीजिए। इस सूत्र से एम्पियर की परिभाषा दीजिए। दोस्तों जो मैं लिखा हूं, ठीक है, तो मिला जुला करके ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। एकदम बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दो समांतर धारावाही चालक बनाते पहले। देखो एक समांतर धारावाही चालक ये हो गया और एक समांतर धारावाही चालक ये हो गया। दोनों में दोस्तों धारा जरूरी नहीं कि समान दिशा में ही प्रवाहित हो, अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो सकती है और अलग अलग धारा प्रवाहित हो सकती है। तो मान लो धारा I1 और इसमें I2 है। अभी मैंने समान दिशा में लिया है। एक फिगर और बना रहा हूँ जिसमें मैं अलग अलग दिशा में ले रहा हूँ। इसमें I1 इधर है तो I2 इधर है। ऐसे हो सकता है, नहीं समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। इक्वल डायरेक्शन हो सकता है, अनइक्वल डायरेक्शन में हो सकता है। वैल्यू अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मैंने अलग अलग लेके काम चलाया है। अगर सेम रहेगी तो आई कर देना, I² हो जाएगा, सिंपल सी बात। अच्छा दोस्तों अगर इस वाले तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर ये तार कुछ भी डिस्टेंस पर हो, मान लो R डिस्टेंस पर है ये तार अगर R डिस्टेंस पर है तो इस वाले तार पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक ना, इस वाले तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो ये धारावाही चालक हो गया। तो धारावाही चालक के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस वाले तार पर उत्पन्न होगा, उसको मान लो B1। तो इस वाले तार के कारण नाम रख दो AB तार में धारा I1 प्रवाहित हो रही है। तो AB तार में धारा I1 प्रवाहित होने के कारण तार CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसको हमने क्या रखा, B1। और B1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई I1/R। अब इस B1 का डायरेक्शन किधर होगा, इस B1 का डायरेक्शन निकालने के लिए धारा की दिशा में क्या कर लो, अंगूठा। धारा की दिशा में क्या कर लोगे, अंगूठा। फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, कर्ल करने की डायरेक्शन अंदर की ओर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर हो जाएगा, अंदर की ओर, और अंदर की ओर होता है क्रॉस साइन। अब दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है। अगर इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है और ये तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो इस तार पर एक बल लगेगा। और बल का दोस्तों फार्मूला जो निकल के आएगा वह फार्मूला होता है F = IBL। क्या होता है, IBL। ठीक ना, F = IBL। तो इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I2। और B1 की जगह क्या लिख दूँ मैं, B1। और L की जगह मान लो इस तार की लंबाई क्या है, L। अगर कोई तार में धारा प्रवाहित हो रही है और वह तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस तार पर लगने वाला बल F = IBL sin थीटा।
ठीक है। तो आई बी एल हो गया और साइन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। भाई 90 डिग्री कैसे हो जाएगा ये बता रहा हूँ मैं। तो इस बल की दिशा दोस्तों किधर हो जाएगा, बल की दिशा को निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है, और इसको लगाने के लिए दोस्तों आपको पता है कि ये वाला क्या दिखाता है, धारा दिशा में, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा में। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धारा अंगूठा ऊपर की ओर है। देखो ये बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। बल दोस्तों इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, बताओ कोण कितना बना 90 डिग्री। बल हो गया इधर, चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर की ओर, कोण कितना बना 90 डिग्री। तो I2B1L साइन 90 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी बल किधर लगा, बल आपका इधर लगा है, बल लगा है, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2B1 की जगह पे μ0/2 पाई I1 अपान R इंटू क्या है L साइन 90 वैल्यू 1। तो F इक्वल टू क्या आ गया, μ0/2 पाई I1 I2 अपान R इंटू L, ठीक ना। L को नीचे भेज दो, F अपान L इक्वल टू μ0/2 पाई I1 I2 अपान R। ये दोस्तों आ गया आपका डेरिवेशन। अब आप कह रहे हो सर इतना इजी है क्या, है इतना इजी, है इतना इजी। बस बाकी नियम लगा करके और चेक कर लो। जैसे देखो इस वाले तार में धारा प्रवाहित हुई तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अगर इस वाले तार में धारा प्रवाहित हो रही तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र। और किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र, बस डेरिवेशन ही है। डेरिवेशन दोस्तों यही है इतना, बाकी और करना चाहते हो और कर सकते हो, और क्या कर सकते हो सब कुछ बता रहा हूँ। इस तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर उत्पन्न होगा, उसके लिए देखो धारा दिशा में क्या कर लो, अंगूठा है ना। बाकी ये गुलियाँ जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो हम लोग कल किधर करेंगे ऐसे, यानी क्या होगा ये बाहर की ओर, और बाहर की ओर को क्या लगाते हैं हम लोग, ए देखो ये वाला निशान लगाते हैं। अब ये वाला तार कहाँ पे है, चुंबकीय क्षेत्र में है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला तार रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। और बल का फार्मूला IBL साइन थीटा। कैसे बल निकालेंगे, बल की दिशा निकालने के लिए वही अपने को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होना चाहिए, बाहर की ओर, बाहर की ओर। ये देखो दोस्तों बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र किधर होना चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र मेरा बाहर की ओर, ये देखो ये ऐसे बाहर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र है ये है बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, अंगूठा ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, अंगूठा ये सही हो रहा है। अंगूठा होना चाहिए धारा दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र ये होगा, चुंबकीय क्षेत्र ये अपना बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर को। दोस्तों कैसे मैं ये नियम लगाऊं आपको, कैसे मैं दिखा पाऊँ आपको, इसके लिए दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है बाहर की ओर, बाहर की ओर बोले तो कुछ कैसे लगा दें आपको दोस्तों, यही मुझे आपको लगा के दिखा देना है। चुंबकीय क्षेत्र आपका होना चाहिए बाहर की ओर, मतलब ये मेरी जो उंगली है ये आनी चाहिए इसे बाहर की ओर, और अंगूठा जाना चाहिए ऊपर की ओर, अंगूठा मेरा जाना चाहिए ऊपर की ओर। दोस्तों किसी भी तरीके से हम इसको नियम लगाएंगे तो ये अपना जब भी आएगा दोस्तों, ये प्रतिकर्षण आएगा, इस तरीके से आना चाहिए। और इसको लगाने के लिए यार मैं चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, ये ऐसे हो जानी चाहिए, अंगूठा मेरा ऊपर जाना चाहिए। थोड़ा सा मोड़ना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे इसको मैं मोड़ रहा हूँ। यहाँ पे देखो अभी इसमें पहले देख लो, धारा दिशा में अंगूठा है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, यानी इसका मतलब कि अंदर की ओर है, ठीक। ये अंदर की ओर हो गया, ये अंदर को क्रॉस साइन। इस पे करेंगे तो धारा की दिशा में अंगूठा, धारा की दिशा में अंगूठा बोले तो ये गड़बड़ हो रहा है भाई, धारा दिशा में अंगूठा ना, धारा दिशा, हाँ ऐसे धारा दिशा में अंगूठा हो गया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे क्या हुआ अंदर की ओर, यहाँ भी आया अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। अब बल की ओर चेक करना है, बल के लिए क्या करेंगे, ऐसे देखो इस पे अंदर की ओर ये हुआ, देखो चुंबकीय क्षेत्र ये हुआ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, उसके बाद धारा ये हुआ, ये देखो ऊपर की ओर धारा, अंगूठा धारा दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र, ये बल इधर लग रहा है। चलो भाई बल की दिशा इधर आया, इस पे देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगूठा नीचे आ जाना चाहिए। देखो यार चुंबकीय क्षेत्र ये अंदर की ओर, अंगूठा किधर होना चाहिए, धारा की दिशा में, अंगूठा धारा दिशा में, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगूठा धारा दिशा में, बल इधर हो गया, ठीक। यहाँ पे दोस्तों ये नहीं मतलब सेट हो पा रहा है,
बाकी सेट करोगे हो जाएगा, ठीक ना। कापी पे तुम रख थोड़ा घुमा, क्योंकि कापी देखो घूम जाता है और बोर्ड घूम नहीं पाएगा, बोर्ड घूम नहीं पाएगा। मैं भले से घूम जाऊंगा ऐसे, लेकिन बोर्ड घूम नहीं पाएगा। जैसे देखो यहाँ आसान हुआ ना, देखो ये वाला अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा किधर हुआ, धारा दिशा में। ये देखो अंगूठा ये कैसे किया था मैंने, ऐसे किया था ना, ये ऐसे किया मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा दिशा में, ये हुआ बल की दिशा। सेम ऐसे यहाँ पे ये देखो मैंने इसको ये कैसे किया था, ये ऐसे किया था, धारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगूठा नीचे की ओर, इधर देखो बल। तो यहाँ पे दोस्तों जो 1 नंबर का क्वेश्चन ये है कि जब धाराएं विपरीत दिशा में हैं, जब धाराएं विपरीत दिशा में हैं तो आकर्षण बल लग रहा है। जब धाराएं विपरीत दिशा में हैं तो आकर्षण बल लग रहा है, और जब धाराएं समान दिशा में हैं तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों तारों में धाराएं समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं तो उसमें बल कैसा लगेगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जब समान दिशाओं में होंगी तो प्रतिकर्षण, समान दिशा में होंगे तो प्रतिकर्षण, और विपरीत दिशा में होंगे तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। बाकी दोस्तों डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, ये दोनों फिगर बढ़िया से बना करके बल की डायरेक्शन दिखा दोगे तो आपको बढ़िया पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप इस पे करते वही चीज़ फिर वही आता, तो क्या जरूरत है 2 बार दिखाने की, एक बार आपने दिखा दिया, एक बार आपके लिए बहुत है। तो ये क्या रहा, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र आया है कि कैसे बल का सूत्र निकाला जाता है। यहाँ से क्या करना है, इस सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा देने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों तारों के बीच की दूरी है, दोनों तारों के बीच की दूरी को क्या मान लेंगे, 1 मीटर मान लेंगे, और L लंबाई को क्या मान लेंगे, 1 मीटर मान लेंगे। 1 मीटर मान लेंगे तो 1 मीटर ये हो गया, R क्या आ गया, 1 मीटर आ गया। I1 I2 1 एम्पियर होगा कब, जब इस अच्छा I1 I2 अगर हमने 1 एम्पियर मान लिया, R 1 मीटर मान लिया, L 1 मीटर मान लिया, तो F इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट अपान 2 पाई। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट की वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपान 2 पाई। 2 से कटेगा, पाई से कटेगा, 2 बचेगा, तो F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो कहने का मतलब है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर की दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के चालकों में, फिर ध्यान सुनना भाई, यहीं से देख लोगे ना अपने आप 1 एम्पियर परिभाषा याद रहेगी। और 1 एम्पियर परिभाषा 1 नंबर भी पूछता है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर की दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के चालकों में प्रवाहित होने पर, एकांक मीटर की दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के चालकों में प्रवाहित होने पर उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर की दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के चालकों में प्रवाहित होने पर उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर की दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के चालकों में प्रवाहित होने पर उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का क्लास का 3 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। 3 पिछली क्लास में, 3 इस क्लास में, टोटल दोस्तों 6 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हो गए चैप्टर नंबर 4 के। अभी दोस्तों आपको इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की एक क्लास और मिलनी है, जिसमें दोस्तों हम लोग कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे, और कम से कम दोस्तों 2 से 3 वीडियो आपको न्यूमेरिकल की मिलने वाली है। ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। कितने लोगों को दोस्तों समझ में आता ही नहीं है चैप्टर ये, लेकिन दोस्तों हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग शब्द को बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा जब शब्द लिखते ना तो यही चीज़ अपने को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता। शब्द हम लोग थोड़ा बहुत अपने आप से बना ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे शब्द बनाना हो, जैसे इस लाइन को, शब्द को बनाने से पहले क्या लिखोगे कि तार AB में धारा I1 प्रवाहित होने पर R दूरी पर तार CD में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, डायरेक्ट ये लाइन लिखो। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार CD पर लगने वाला बल, डायरेक्ट लिखो, ठीक ना। बाकी डेरिवेशन हो गया तमाम। बस रूल दोस्तों लगाने आना चाहिए कि हमने दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 कैसे लगाया,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कैसे लगाया, ये नियम दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। और नियम उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा, नियम लगाने आ गया होगा। अगर नियम लगाने आ जाएगा तो आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे ना, न्यूमेरिकल में भी नियम लगा करके आप आंसर को निकाल के दिखा दोगे। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं तक। तो आज की क्लास में जो भी दोस्तों अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, जो भी खराब लगा उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करना। ठीक है, चलो आज तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय, राधे राधे।